आज जिस तरह से सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है बाबरी मस्जिद को लेकर और तमाम 32 के 32 जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है और ये कहा है कि सबूत सीबीआई सही ढंग से पेश नहीं कर पाई और जो साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे गए उसमें आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाहिद अली साहब। शाहिद अली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे मामले में आपने जो देखा होगा, जो केस का जो फैसला आया है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, आज जो प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं तमाम, अभी पूरा जजमेंट तो नहीं आया किसी के पास भी, लेकिन जो भी प्रेस ने रिपोर्ट किया है वो ये किया है कि साक्ष्यों के अभाव में इन मुल्जिमान को बरी किया गया है। जब हम किसी मुकदमे को लड़ते हैं तो सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से साक्ष्य पेश करे कोर्ट के अंदर, यानी एविडेंसेस पेश करे कोर्ट के अंदर। इन्वेस्टिगेशन जब होती है तब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो भी गवर्नमेंट के अंडर में होती है और प्रोसिक्यूशन ब्रांच भी गवर्नमेंट के अंडर में होती है, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव उसका काम होता है। हमारे मुल्क के अंदर 1992 से लेकर के और अब तक, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, ज्यादातर सरकार समाजवादी पार्टी की रही या बहुजन समाज पार्टी की रही और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए। बहरहाल, तो उससे क्या लगता है कि इन तमाम पार्टियों ने मुनज़्ज़म तरीके से एक साजिश के तहत इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होने दी और जब इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन एविडेंसेस को कोर्ट में पेश नहीं होने दिया। अगर वाकई में कोर्ट में इन लोगों को बरी किया साक्ष्यों के अभाव में, तो ये वाली बात है। अब ये ऑर्डर जब आ जाएगा, ऑर्डर को पढ़ा जाएगा, ऑर्डर में अगर ये लिखा हुआ है कि साहब एविडेंसेस तो हैं लेकिन कोर्ट ने एविडेंसेस को सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया है, तो फिर इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाएंगे। भाई, ये अदालत कोई आखिरी अदालत तो है नहीं। हमारे पास में मौका है, या हमारे जो देश का जो कानून है उसके मुताबिक हायरार्की है जुडिशरी की, यानी एक अदालत के बाद में दूसरी बड़ी अदालत और उसके बाद में और बड़ी अदालत। तो ये फैसला आखिरी नहीं है, ये फैसला, हमें इस फैसले से दुख है, इस फैसले के अगेंस्ट अपील में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि जो फोटोग्राफ्स हैं या पेपर्स की जो कटिंग्स हैं या जो वीडियोस हैं उनको सबूत नहीं मांगना है और वीडियो को ये कहा गया है कि वीडियो के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको एडिट किया गया है। उसके अलावा लिब्राहन कमीशन का जो रिपोर्ट है वो जो जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2009 में वो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये जिक्र किया गया है कि वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं ने भड़काया और उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। देखिए शकील साहब, मैं आपको उससे और पहले ले जाता हूं। जब 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ तो आपको याद होगा कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सरकार से एफिडेविट मांगा। किस बात का एफिडेविट मांगा? कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस बात का आप एफिडेविट दीजिए। पहली बार इस भारत के इतिहास में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा सरकार से उत्तर प्रदेश की। और वो क्यों मांगा? क्योंकि इस देश में मुनज़्ज़म तरीके से उस वक्त में एक आंदोलन चलाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी और बाकी जो उनके नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी, उन लोगों ने चलाया था। और उसमें लोगों को यहाँ पर अयोध्या में पहुंचने के लिए इंस्टिगेट किया। और क्यों इंस्टिगेट किया? कि बाबरी मस्जिद को शहीद करनी है, इसीलिए इंस्टिगेट किया गया था। और उस दिन जो तमाम चीजें थी, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो, ये तमाम चीजें जो मुनज़्ज़म तरीके से चली, तो ये ना सिर्फ हर हिंदुस्तानी जानता था कि भारत में बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया जानती थी कि भारत में उस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, शहीद किया जाएगा। और चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जानती थी, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट मांगना उस दिन अपने आप में इस बात को साबित करता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि उस दिन जो भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई, जो इन नेताओं ने इकट्ठी की, जो इन लीडरों ने इकट्ठी की, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए की थी। उसके बावजूद भी अगर ये ऑर्डर आता है कि इनका कोई रोल नहीं है या साक्ष्यों के अभाव में उनको छोड़ा गया है, तो अनडाउटेडली ये फैसला
अपील में जाने लायक है और इसके खिलाफ अपील में जाना चाहिए और जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। शाहिद साहब, जिस तरह से अभी दिसंबर में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेकर, और जिसमें सारी जमीन जो है वो जो डिस्प्यूटेड ज़मीन है 2.5 एकड़ की, वो राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी गई। लेकिन उस फैसले में एक चीज़ जो सामने आई थी वो ये थी कि बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया वो गैर कानूनी तरीके से गिराया गया, एक आपराधिक कृत्य उसको माना था सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, और ये कहा था कि जिन लोगों ने उसको गिराया, शहीद किया, वो मुजरिम हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद इस तरह का फैसला आना किस तरह से देखते हैं? मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूं आपके सामने भी कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अब जब बाबरी मस्जिद का फैसला दिया था, वो फैसला जैसा था, जो भी था, वो सबके सामने की बात है। उसमें ये कहा था कि बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से डेमोलिश किया गया और ये क्रिमिनल एक्ट था। अब यहाँ पर बात आती है क्रिमिनल एक्ट था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन बाबरी मस्जिद को किन लोगों ने डेमोलिश किया, उनके खिलाफ क्या सबूत हैं? देखिए, कोर्ट में, इसीलिए मैंने आपसे सबसे शुरू में ये बात कही, कोर्ट अपना फैसला देती है एविडेंसेस के आधार पर। जो जज फैसला दे रहा है वो जज उन एविडेंसेस को गलत तरीके से भी पढ़ सकता है और सही तरीके से भी पढ़ सकता है। इसीलिए अपील का प्रावधान दिया गया है कि अगर गलत तरीके से पढ़ा गया है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होनी चाहिए, और वहां भी गलत तरीके से पढ़ा जाता है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात कही है कि आज की डेट में मेरे पास फैसला नहीं है, वरना मैं आपसे हर एक एविडेंस पे बात कर रहा होता कि इस एविडेंस को गलत तरीके से पढ़ा गया है। आज जो मीडिया ने दिखाया वो ये दिखाया कि कोर्ट ने एविडेंसेस के अभाव में ये फैसला दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि तमाम पार्टियों की सरकारें थी, तो इसका मतलब इन तमाम सरकारों ने, जो मुसलमानों का सिर्फ वोट तो लेते हैं और वोट लेने के बाद में मुसलमानों को दूर फेंक देते हैं, उनके किसी हक की बात नहीं करते हैं, तो इन लोगों ने बाबरी मस्जिद जैसे मैटर में भी मुसलमानों से वोट तो लेने का काम किया, मुसलमानों को भड़काने का तो काम किया, मुसलमानों के पर जुल्म सतम करने का तो काम किया, लेकिन उन मुलजिमान को सजा दिलवाने के लिए जो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है, प्रोसिक्यूशन को शायद इंस्ट्रक्शंस दे करके इस केस को कमजोर करवाया गया। शाहिद साहब, जैसे कि इस केस में ये बात सामने आई है कि ये केस सरकार वर्सेस जो आरोपी जितने बनाए गए थे उनके खिलाफ था, लेकिन अगर हम बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी जमातें थी, मुस्लिम तंजीमें थी, कई जो इसमें केस लड़ रही थी। तो क्या इस केस में अब जब मामला ये जा रहा है, जैसा कि अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया है कि हम इसको अपील में लेकर जाएंगे, तो क्या कानूनी प्रक्रिया है? क्या इसमें अब कोई और पार्टी बन सकता है सरकार के अलावा? जो कानूनी प्रक्रिया है क्रिमिनल केसेस में, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार का राइट होता है अपील करने का। लेकिन सरकार अगर अपील नहीं करती है, जिसके बहुत चांसेस हैं कि सरकार शायद अपील ना करे, तो यहाँ पर जो भी एग्रीड लोग हैं वो हाई कोर्ट में जाकर के लीव टू फाइल अपील फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन। और लीव टू फाइल अपील वो कौन लोग फाइल कर सकते हैं? जो भी एग्रीव्ड हैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट, यानी कंप्लेनेंट बेसिकली होते हैं। तो बाबरी मस्जिद पर किसी एक आदमी का विशेषाधिकार नहीं है, किसी एक आदमी की कॉपीराइट नहीं है। बाबरी मस्जिद तो धरोहर है पूरे भारत की। बाबरी मस्जिद तो धरोहर है हर उस इंसान की जो भारतीय है, हर उस इंसान की जो भी कानून से प्यार करता है। बाबरी मस्जिद धरोहर आपकी भी उतनी है, मेरी भी उतनी है। अगर वो लोग नहीं करेंगे उसके खिलाफ अपील, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपील नहीं करेगा और ये इकबाल अंसारी साहब भी अपील नहीं करेंगे, सरकार भी अपील नहीं करेगी। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं कि यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट यानी शाहिद अली उस फैसले के खिलाफ अपील करेगा, जो कि हमारा बुनियादी हक है और उस हमारे हक को हमारे कानून नहीं दिया, कोई छीन नहीं सकता। आज शाहिद साहब, जब से फैसला आया है, सोशल मीडिया में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ख़ास तौर से अगर सेकुलर लोगों की बात करें या मुसलमानों की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोग इस पूरे फैसले को लेकर कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। देखिए शकील साहब, मैंने जैसा कहा कि कोर्ट का फैसला वो फैसला जिसके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है, यानी आखिरी फैसला नहीं है जी। तो फैसला आपको परेशान तो कर सकता है, लेकिन वो फैसला चूंकि आखिरी फैसला नहीं है, इसलिए आपको ये मानना चाहिए कि आपके साथ इंसाफ होगा, अपीलेट कोर्ट में होगा,
या उसके बाद में जो आखिरी अपील है वहां पर होगा, इंसाफ जरूर होगा। देखिए, हमारा मुल्क है भारत, हम भारत में रह रहे हैं, हमारी नस्लें गुजर गई, हमारे बड़ों ने भारत में रहने का फैसला किया जी। कांग्रेस की सरकार ने मुनज़्ज़म तरीके से आर्टिकल 341, 342 से एक ऑर्डिनेंस ला करके मुसलमानों का रिजर्वेशन का हक छीना। हमने फैसले की आस में आज तक भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन पिटीशंस के निपटारे का इंतजार कर रहे हैं कि उस पर फैसला आएगा। भारत के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से जो कदीमी मस्जिदें, खानकाहें, दरगाहें, इमामबाड़े हैं, वहां पर इबादतें रोक दी गई कि साहब ये हिस्टोरिकल महत्व की चीजें हैं, जबकि कानून पार्लियामेंट का है कि नहीं रोकी जा सकती, लेकिन एक स्टेट पॉलिसी बना के रोक दी गई। हमने वहां भी इंसाफ का रास्ता नहीं छोड़ा है, हमने वहां भी इंसाफ की आस नहीं छोड़ी है। हाशिमपुरा में निचली अदालत ने जब तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया था, पीएससी के लोगों को जिन्होंने कत्ल किया था मुसलमानों का, हमने उस वक्त भी इंसाफ की आस नहीं छोड़ी थी। हमने लड़ाई लड़ी, सड़कों पर जाके लड़ाई लड़ी और सरकार को मजबूर कर दिया अपील फाइल करने के लिए। और जब अपील हुई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन तमाम मुल्जिमानों को सजा देने का काम किया। हमें यहां भी यकीन है कि इंशाअल्लाह यहां नहीं तो अपीलेट कोर्ट में जरूर इंसाफ होगा और इन मुल्जिमानों को सजा मिलने का काम होगा और जरूर होगा। शुक्रिया शाहिद अली साहब हमसे बात करने के लिए। ये तो डॉक्टर शाहिद अली एडवोकेट साहब जो हमसे बात कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। इनका कहना है कि अगर मुस्लिम जमातें इस पूरे मामले को लेकर अपर कोर्ट में नहीं जाती हैं, हायर कोर्ट में नहीं जाती हैं, तो वो खुद जाएंगे, लेकिन ज़रूर अपील की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि हायर कोर्ट में इस केस में इंसाफ ज़रूर होगा। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।